कि बड़े चालाकी से आरोप उन्हीं पर लगाया जा रहा है। सम्राट चौधरी को सिर्फ अगर अलग कर दें तो ये सब विधान परिषद के सदस्य हैं, वो चाहे मंगल पांडे जी हों, चाहे जायसवाल जी हों, दिलीप जायसवाल जी हों, या फिर संजय जायसवाल जी हैं तो एमपी हैं लोकसभा, इनको चुनाव नहीं लड़ना है। और ये भी तो बात आई है कि एक पांडे ने दूसरे पांडे के साथ मिलकर तीसरे पांडे को बचा लिया है। कि प्रशांत किशोर सीबीआई हैं, ईडी हैं, प्रशांत किशोर तो वो नहीं है। आप किसी को जनमानस के दौर में आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। प्रशांत किशोर जी लगातार 2 सालों से फील्ड में हैं। 2 सालों में उनको याद नहीं रहा कि कोई आरोप लगाना है। अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल या पक्षी दल कैसे डिस्टर्ब हों, पब्लिक डोमेन में कैसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो कि देखो सभी दलों के शीर्ष नेता पर ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हमारे पैदाइश को कल 2 तारीख को 1 साल हुआ है और 35 साल से जो राज भोग रहे थे चचा भतीजा मिल के अल्टू पलटू सल्टू, उनको क्यों तकलीफ हो गई भाई? 1 साल हमारा पैदाइश को कल हुआ है और हम ही से सबको तकलीफ क्यों है? नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी जो एक मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है आगामी विधानसभा बिहार चुनाव को लेकर के, और सारे के सारे राष्ट्रीय और लोकल जितने भी मीडिया चैनल हैं वो इस मुद्दे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि हर एक मीडिया चैनल इस बात को शुरुआत में ही डिस्क्लेमर की तरह बता दे रहे हैं कि किसी भी तरह के जो आरोप इसमें चर्चा के विषय में आते हैं उसकी जिम्मेदारी कोई भी मीडिया चैनल नहीं लेता। और उसी तरह से फर्स्ट लुक भी ये जो भी अभी जिन आरोपों की चर्चा होगी उन आरोपों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। हम बात कर रहे हैं जनसुराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर जी को जो कि आए दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ ना कुछ चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। और ऐसे में अभी आगामी दिनों में उन्होंने जो एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं मंगल पांडे, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल इन लोगों पर आरोप लगाया है काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार, ज़मीन के कारोबार, एम्बुलेंस और फ्लैट की खरीदारी को लेकर के। और इस बात को वो इतने पुख्ते तरीके से कह रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर जैसा कि अशोक चौधरी जी ने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया तो उन्होंने कहा कि अगर मानहानि का जो ये केस है, मुकदमा है, अगर हफ्ते भर के अंदर वापस नहीं लिया गया तो वो इससे भी बड़ी रकम यानी 500 करोड़ के गबन की भी वो खुलासा कर सकते हैं। तो क्या है ये मामला, क्यों आखिर जो है एनडीए वो इन बातों का जवाब नहीं दे रही है मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अब्दुल माजिद जी जो कि जनसुराज से हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं रामलला ठाकुर जेडीयू के जिला प्रवक्ता जी। साथ में हैं शिवनंदन शाह जी आरजेडी के वरिष्ठ नेता, अमिताभ कुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। चर्चा को सबसे पहले सबसे पहले अब सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं और अब्दुल माजिद जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो आरोप लगाया गया है ये कितना ज़्यादा पुख्ता है और इसके ऊपर और क्या क्या कार्रवाई? देखिए, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने जिन बातों को सामने रखा है उसका जवाब आज तक सही तरीके से कोई भी नेता नहीं दे सका। हमने वही बातों को रखा है जो बिहार के लोगों ने झेला है और उसको हमने उजागर किया है। तो सबसे पहले जो ये सिलसिला शुरू हुआ है तो सबसे बड़े पद पे हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके पिताश्री भी बड़े नेता रहे हैं बिहार के। लेकिन तारापुर में एक मर्डर हुआ 6 आदमियों के, कुशवाहा समाज के ये नेतागिरी करते हैं। कुशवाहा समाज की ही हत्याएं हुई थी 6 लोगों की, जिसका केस नंबर है 44/1995। उसमें हम लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि उसमें ये 21 थे, इनकी गिरफ्तारी सेम डे हुई, ये जेल गए
और दो बार इन्होंने बेल के लिए एप्लीकेशन दिया, दोनों बार बेल खारिज हो गई। तीसरी बार इन्होंने अंडर एज करके सर्टिफिकेट लगाया और उस बुनियाद पर इनको बेल मिल गई, लेकिन अभी बेल मिला है। ठीक है, हमें मतलब जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से ये जानकारी तो है, लेकिन अब इसके माध्यम से आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो? कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसे लोगों पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये लोग धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं। 2005 में इसी सम्राट चौधरी जी ने इलेक्शन के एफिडेविट में जो भरा, उसमें अपना नाम इन्होंने राकेश कुमार लिखा और पिता का नाम शकुनी चौधरी लिखा। 2010 में सम्राट चौधरी ने फिर एफिडेविट चुनाव में लिखा, उसमें सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार सन ऑफ शकुनी चौधरी लिखा। 2020 में यही सम्राट चौधरी जी अपना नाम सम्राट चौधरी लिख के पिता का नाम शकुनी चौधरी लिख रहे हैं। और डिग्री के मामले में ये 7वां फेल है। बिहार बोर्ड से इनका रिजल्ट निकाला गया, उसमें है कि जिस स्कूल से ये एग्ज़ाम दिए थे 10 का, उसमें फेल हुए। फिर ये बोल रहे हैं कि हम बाहर जाके कैलिफोर्निया में जाके यूएसए में डिग्री लेके आए, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन जांच पड़ताल में ये पाया गया कि कैलिफोर्निया पब्लिक स्कूल बोर्ड के कोई संस्था ही नहीं है। ये बातें तो हमारे पास हैं मीडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई गई। तो इसके बाद मानहानि जो है अशोक चौधरी की तरफ से प्रशांत किशोर के ऊपर किया गया इन आरोपों के बदले, उस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, कुछ नहीं, मानहानि हुआ है, हम फेस करने को तैयार है, उनका जवाब हम लोग भेजने को तैयार है। इसी बुनियाद पर कि लोगों को, बिहार वासियों को गुमराह कर रहे हैं, हमने पहला कदम उठाया है। नेता हमारे 5 लोगों को बुलाकर कहा कि आप लोग जाइए, पहले गवर्नर साहब से मिलिए, महामहिम गवर्नर साहब से मिलिए, फिर प्रधानमंत्री को लेटर लिखिए। अगर इस पे भी सही जवाब ये लोग नहीं देते हैं तो हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे और हर हालत में हम लोग कोर्ट जाएंगे और इनको सजा करवाई के छोड़ेंगे हम लोग, पूरा सजा करवा के। आपके सवालों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं रामलला ठाकुर जी से। क्या कहेंगे कि आरोप पूरी तरह से है और ये चाहते हैं कि सजा मिले? सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इन्होंने जो जन स्वराज के जो सम्मानित नेता जो बोले हैं, सबसे पहले बात ये है कि प्रशांत किशोर सीबीआई हैं, ईडी हैं। प्रशांत किशोर तो वो नहीं है। आप किसी को जनमानस के दौर में आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। आरोप एक्चुअली जब तक प्रूफ नहीं होता है उसको हम एक्यूट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये काज अगर मान लिया कि अशोक चौधरी पर उन्होंने या सम्राट चौधरी पर या और भी जो भाजपा के जो लीडर हैं, सम्मानित लीडर लोग हैं, उन पर जो आरोप लगाया वो आरोप सरासरी बेबुनियाद है, निराधार है, उस पर कोई तथ्य नहीं है और न कोई अभी मुद्दा है प्रशांत किशोर के पास। फिर आप लोग फिर इनके अगेंस्ट कुछ क्यों नहीं करते? प्रशांत किशोर जी जो बोले, हमारे जब माननीय नेता सम्राट चौधरी जी, उनको जब मानहानि का 100 करोड़ मानहानि का उनको जो नोटिस किया है, तो नोटिस के बिहाफ में उन्होंने जवाब क्या दिया है? जवाब उन्होंने दिया है कि अगर ये 100 करोड़ मानहानि का मुकदमा को वापस नहीं लेते हैं तो हम 500 करोड़ करेंगे। माने यू कांट इमेजिन, सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता कहाँ पर पेंडिंग है और किस मानसिकता से ग्रसित हैं, वो सोचने की बात है। दूसरी चीज़ है कि अगर हमारे कोई नेता पर इस तरह का आलोचना आरोप है तो आरोप को सिद्ध कीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए, प्रूफ दीजिए, न कि वही कोर्ट है, वही अदालत, वही सीबीआई है क्या? तो वो दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी तरफ से ठीक है। आगे प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं शिवनंदन शाह जी आपसे कि प्रशांत किशोर जी जो है वो राजद के ऊपर भी हमेशा आरोप लगाते हैं कि लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार की जो पूरी पार्टी है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इन्हीं को वो बनाने में लगे रहे और कभी भी बिहार का कुछ भला नहीं किया। इस पर क्या कहें? सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिवादन है। प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगा रहे हैं वो महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है और जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो घटनाएं घट रही है, जो भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ है सरकारी तंत्र में, ये कितना महत्व रखता है। यदि प्रशांत किशोर जी ऐसा कह रहे हैं तो जिन पर आरोप लगा है सम्राट चौधरी जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, वो दिलीप जायसवाल जी हैं और ये जो डिप्टी सीएम थे जो हॉस्पिटल कब्जा किए हुए हैं सरदार जी का, मंगल पांडे जी, और ये इधर के, तो उन लोग खुलकर कभी बात नहीं कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का जवाब नहीं दे रहे हैं और पब्लिक में भी कन्फेस नहीं कर रहे हैं
कि मैं गलत हूं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी कई बार कह चुके हैं, हमारा पार्टी का इमेज है जेडीयू का, हमारे पार्टी के नेता जब रेलवे में दुर्घटना हुआ था, जब इनके समय में रेल मंत्री थे ये नीतीश कुमार जी, तो 200 आदमी की मौत हो गई थी, बंगाल में शायद घटना घटी थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो नीतीश कुमार जी रिजाइन कर दिए थे। तो वैसे मंत्रिमंडल काल में मंत्रित्व में ये अब कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? ये तो चाहते हैं कि वो लोग जिनके ऊपर आरोप है वो रिजाइन करना ही चाहिए और इनको करवाना चाहिए। और इनके प्रवक्ता कह रहे हैं या तो आप रिजाइन कीजिए या तो आप अपना हिसाब दीजिए कि आपका सफाई दीजिए कि आपका क्या मामला है। आरके सिंह जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि इन लोग को तो कॉन्फेस करना चाहिए, कन्फेस क्यों नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के सामने क्यों नहीं डाटा दे रहे हैं, या जो आरोप लगाए हैं वो अपना उनके खिलाफ प्रस्तुत करें अपना सफाई। ले लेते हैं, आपके सवालों का भी जवाब ले लेते हैं। हम आप आते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ कुमार जी आपके पास, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जैसे कि अभी आपने सुना कि वो इसके बदले में अगर ये आरोप सही है तो इस्तीफा चाहते हैं, क्या कहें? सर्वप्रथम फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार और अभी दशहरा, दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये अभी 1 महीने से चल रहा है, पब्लिक डोमेन में है। प्रशांत किशोर जी लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी लगातार 2 सालों से फील्ड में हैं। 2 सालों में उनको याद नहीं रहा कि कोई आरोप लगाना है। अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल या पक्षी दल कैसे डिस्टर्ब हों, पब्लिक डोमेन में कैसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो कि देखो सभी दलों के शीर्ष नेता पर ये आरोप लगा रहे हैं। तो ये 2 वर्ष से चुप बैठे थे, अपना फील्डिंग कर रहे थे। अब इनको अचानक से सभी दलों के नेता भ्रष्ट नज़र आने लगे हैं, तो आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा देना तो इतना ही सहज है किसी पर आजकल, जैसे कोई सिरफिरा राह चलते किसी को गाली दे दे तो उस गाली का भी कोई मतलब नहीं होता है और उस लड़ाई का भी कोई मतलब नहीं होता। खंडन क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, खंडन तो आ ही रहा है, खंडन तो बिल्कुल आ रहा है और समय के हिसाब से सब चीज़ चलेगा। मैं जो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो आदमी 2 साल से फील्ड में घूम रहा है उसको अभी ही क्यों ये सब चीज़ सूझ रहा है, इसलिए कि किसी ढंग से जनता में भ्रम फैले और इसका लाभ उनको मिले। अगर वो इतने ही सजग हैं और इतने ही बिहार की जनता के लिए कृत संकल्पित हैं तो चुनाव के बाद वो इन सभी आरोपों के लिए कोर्ट में जाएं, मुकदमा लड़ें और उनको लगता है कि ये सभी लोग दोषी हैं तो इनको दोषी दिलाएं। मैं अभी यही बता सकता हूं कि जैसे उन्होंने जिस सहजता के साथ आरोप लगाने का काम किया है, हम उसी सहजता के साथ कहते हैं कि उनका ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। हम लोग इसका खंडन करते हैं और ये दुराग्रह से प्रेरित है, चुनाव में लाभ लेने के लिए किया गया है। अगर प्रशांत किशोर जी वास्तव में गंभीर हैं इसके लिए तो चुनाव के बाद इसके लिए क्या करते हैं वो देखने योग्य बात है। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, चुनाव के बाद वो कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। ये जो हमने इससे पहले भी चर्चा की थी जब अशोक चौधरी के ऊपर इल्ज़ाम लगा था और चूंकि जेडीयू ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे जवाब मांगा था और अब एक के बाद एक सिलसिला शुरू हो गया है आरोपों प्रत्यारोपों का और एनडीए की तरफ से कोई इसका खंडन नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, भारतवर्ष में जो लोकतंत्र आया है और 1951-52 से आज़ाद भारत में चुनाव शुरू हुए और काफ़ी दिनों तक हम लोगों ने देखा कि बैलगाड़ी से यहाँ चुनाव प्रचार हुआ करता था और हाल तक मतलब हम 80 के दशक की बात कह रहे हैं कि 1 जीप या 2 जीप से पूरे असेंबली का चुनाव संपन्न हो जाता था। आज बिहार के अंदर की बात, मैं अभी दूसरे प्रांतों की बात नहीं करता हूँ, जहाँ से मैं हूँ उसकी बात करूँगा। आज मुखिया के चुनाव में भी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको 30-40 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है।
विधानसभा के चुनाव में 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया खर्च होता है, और लोकसभा के चुनाव में आप पूछें नहीं कि वो 40 करोड़ होता है कि 50 करोड़ होता है, नहीं बताया जा सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर ने अब तक लोकतंत्र में ये जो लोकतंत्र को और चुनाव को महंगा किया गया है, इस पर प्रशांत किशोर का एक बयान अगर आप निकाल के हमको बता दें तो मैं समझूंगा कि प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई दुराव और छुपाव नहीं है, लेकिन वो कहीं इसकी बात नहीं करते हैं। देखिए, ये जो चीज़ है ये केजरीवाल ने भी सवाल खड़ा किया था। जब केजरीवाल जो दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस की जो उस समय की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, उनके बारे में कहा था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा मैं उन पर मुकदमा चला के उनको जेल भेज दूँगा। कोई मुकदमा नहीं हुआ, वो अपने कमाने में, अपने अर्न करने में लग गए। मैं एक और सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि क्या प्रशांत किशोर जी के पास अगर सैकड़ों करोड़ रुपए नहीं होते तो क्या आज जो प्रशांत किशोर को लोग बिहार में जान रहे हैं वो जान पाते? प्रशांत किशोर को इसलिए जान रहे हैं कि उनको ईश्वर ने इतना पैसा दिया है। पैसा कैसे आया है उसकी बात करने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ, लेकिन उनके पास पैसा है, वो खुद कबूल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र में प्रशांत किशोर जैसे लोग ही आगे बढ़ेंगे। ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, माजिद भाई से लेके और यहाँ तक के जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों की कोई स्थिति इस लोकतंत्र में नहीं बनती है। अब सवाल उठता है कि जो आरोप लगाए गए हैं, तो निश्चित रूप से अगर आरोप लगा है, मैं एक सवाल और खड़ा करना चाहता हूँ कि बड़े चालाकी से आरोप उन्हीं पर लगाया जा रहा है। सम्राट चौधरी को सिर्फ अगर अलग कर दें तो ये सब विधान परिषद के सदस्य हैं, वो चाहे मंगल पांडे जी हों, चाहे जायसवाल जी हों, दिलीप जायसवाल जी हों, या फिर संजय जायसवाल जी हैं तो एमपी हैं लोकसभा। इनको चुनाव नहीं लड़ना है। और ये भी तो बात आई है कि एक पांडे ने दूसरे पांडे के साथ मिलकर तीसरे पांडे को बचा लिया है। अब तो ये प्रशांत किशोर को जवाब देना चाहिए कि ये 3 पांडे कौन है। एक तो प्रशांत पांडे स्वयं हैं, एक पांडे कौन है और दूसरे पांडे किसको बचाया गया है, ये तो पब्लिक डोमेन में बात आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों में निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को स्वच्छ होना होगा, और उसमें सभी राजनीतिक दलों को स्वच्छ होना होगा। और जनता तो जवाब चाहती ही है, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जनता ज़रूर जवाब चाहना चाहती है, लेकिन जनता पर इसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उनको तो कोर्ट ने सज़ा दे दिया, लेकिन क्या जनता पर उसका कोई फ़र्क पड़ा है? क्या नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट है, 36-37% वोट बिहार में है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई इस भ्रष्टाचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए प्रशांत किशोर के ये जो प्रशांत किशोर बात उठा रहे हैं, उस बिहार की जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा हमको संदेह है। ये तो प्रभाव की बात हो गई, इसको लेकर के हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ना ही इसके अगेंस्ट में कुछ बोल सकते हैं। अब्दुल माजिद जी वापस लौटते हैं, और तमाम दलीलें आपने सुनी, क्या कहना चाहेंगे इन दलीलों के? देखिए, जो भी साथी हमारे हैं, सारे दल के हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है इस बिहार के मिट्टी पे मायावती आके चुनाव लड़ सकती हैं, और अखिलेश यादव आके चुनाव लड़ सकते हैं, महाराष्ट्र के लोग आके चुनाव लड़ सकते हैं, ओवैसी साहब आके चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बिहार का बेटा क्या चुनाव लड़ने का हक नहीं रखता है? अगर उसको दर्द महसूस हुआ और वो देखा कि यहाँ के हालात क्या हैं, गांव से लेकर शहरों तक किस तरह से लूट मार और भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो उसने अपना सब कुछ छोड़ के और वो मैदान में आ गया। और जब वो मैदान में आया तो उस पर इल्ज़ाम सबसे पहला, जब इन लोगों को नहीं मिला तो जाति लेवल से कहा गया कि वो पांडे हैं। अरे पांडे होना क्या कोई गुनाह का काम है? मुस्लिम होना क्या कोई गुनाह का काम है? पार्टी अपने जगह पे है, जाति अपने जगह पे है। उसके बाद जब उसमें इनकी दाल नहीं गली, जब प्रशांत जी ने अपने वाइफ को लाके स्टेज पे कह दिया कि ये हमारी पत्नी है जो फला जाति की है, तो उस जाति का नाम सुन के ये लोग खामोश हो गए कि अब तो मामला बिगड़ गया। पांडे जी किससे शादी कर लिए वो अलग की बात है, उस बात को हम नहीं मानते। अब जब इसमें वो लोग नहीं सके, तब आए भाई ये पैसा कहाँ से रहा, ये कहाँ से ला रहा है पैसा? तो कहीं से हम लोगों को बदनामी का ये स्वर सुनने को मिलता था कि भाजपा तो दे रही है ना, भाजपा की ये बी टीम है,
कोई कह रहा था कि कांग्रेस की बी टीम है, लेकिन हमने वो मर्दगानी दिखाई है कि अपने 3 साल की कमाई 241 करोड़ रुपया अपने बुद्धि से, चूंकि सरस्वती प्रशांत जी के साथ है, पैसा कैसे आता है उन्होंने बता दिया कि 241 करोड़ मेरा 1 नंबर का पैसा है, जिसमें से हमने जीएसटी 30 करोड़ रुपया भरा है और इनकम टैक्स 20 करोड़ रुपया दिया है। और इनकम टैक्स जब आप भरते हैं तो वो पूछता है ये पैसा कहाँ से आया। तो जब हमने ये पैसा भरा तो हमने बताया कि पैसा कहाँ से आया। उसके बाद जब ये लोग नहीं संभल पा रहे हैं तो हम लोग क्या करें। उसमें से जो 241 करोड़ से जो पैसा बचा, उसमें से 98 करोड़ रुपीस उन्होंने पार्टी फंड में योगदान दे दिया। वो सिर्फ बिहार के हालात को देखते हुए कि बिहार को सुधारा जाए। तो ये कौन सी गलती हो गई। हमारी पैदाइश को कल 2 तारीख को 1 साल हुआ है और 35 साल से जो राज भोग रहे थे चचा भतीजा मिल के अल्टू पलटू सल्टू, उनको क्यों तकलीफ हो गई भाई। 1 साल हमारा पैदाइश को कल हुआ है और हम ही से सबको तकलीफ क्यों है। तो लेकिन ये चुनाव के वक्त में आरोपों का सिलसिला क्यों शुरू हुआ, इसके ऊपर क्या? भाई हमने तो किसी को तंग तबाह करने की कोशिश नहीं की। हम तो अपने मिशन में लगे हुए थे, गांव गांव घूम रहे थे, धूल फांक रहे थे, जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो सबको हम झेल रहे थे। लेकिन निशाने पे इन लोगों ने हमको लिया कि ये पांडे है, ये पैसा कहाँ से लाता है, तो ये डाकू बन के कहीं से फॉरेन से लेके आ गया है पैसा। तो हमको सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा और हमको मजबूरी में इनके पीछे भी लगना पड़ा कि इनका पैसा, जैसे आप जैसी पत्रकार आप तो हमसे पूछ लेती हैं, लेकिन ये कोई राजद से या जदयू या भाजपा से पूछने की हिम्मत करता है क्या कि आपको फंडिंग कहाँ से आता है, ये आप बताएं। कोई नहीं करता है। जो सारा निशाने पे प्रशांत किशोर है। लेकिन पीके वो हस्ती है कि इस बार के आने वाले चुनाव में आप जो बोल रही हैं कि अभी क्यों खड़ा गया, तो अभी ही मुझे तंग किया गया। मैं तो 2 साल से घूम रहा था गांव गांव, किसी से कोई मतलब नहीं था, अपनी बातों को मैं रख रहा था। लेकिन इन लोगों ने मजबूर कर दिया। मजबूर करने का नतीजा ये सामने आया कि अभी तो सम्राट चौधरी हैं। ये बताएं जायसवाल साहब कि वो माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज पे कब्जा कैसे किए हैं, उसकी हत्या कैसे हुई है, पहले ये लोग तो बताएं ना। ठीक है, आपकी शिकायत दूर कर लेते हैं और जो हमारे जेडीयू के अभी प्रदेश प्रवक्ता हैं रामलला ठाकुर जी, उनसे ही पूछ लेते हैं कि प्रशांत किशोर जी के पास जो धन है वो सरस्वती से अर्जा हुआ धन है, आपने कैसे अर्जा? सबसे पहली बात है कि प्रशांत किशोर सार्वजनिक जीवन में एक नीतिकार के रूप में रहे हैं। किसी भी पार्टी को जो है काम के बदला में पैसा लिए हैं, उनको सलाह मशविरा दिए हैं, न कि वो पॉलिटिकल आदमी है और सामाजिक सेवक हैं। ये चीज़ का पहले ही मैं खंडन करता हूँ। दूसरी चीज़ है कि इतने लंबे अरसे के बाद और यहाँ के जनता के प्रति उनको इतना सारा चिंता कैसे बन गया, ये भी आश्चर्यजनक बात है। और पूरे तमाम जितने भी एनडीए के लीडर हैं सारे के सारे का डाटा इन्हीं के पास उपलब्ध है क्या? प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 24 घंटा में हम जो शराब फ्री कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि जितने भी शराब की कंपनी है वही इनका डोनर बना हुआ है कि आप जो है सो किसी तरह से आप शराब चालू करवाइए। ये कहानी और कथनी में बहुत अंतर है। प्रशांत किशोर बहुत दूध के धोए हुए नहीं है और उनकी हवेली का भी आपको जिक्र मैं कर रहा हूँ कि दुबई में, अमेरिका में और इंडिया के अंतर्गत कहाँ कहाँ उनकी बिल्डिंग है, वो अपना संपत्ति सार्वजनिक किए हैं। बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है और उस सरकार में तमाम जितने एक लोअर वर्ग के कर्मचारी से लेकर के और हायर अथॉरिटी तक एवं मंत्री तक हर साल अपने संपत्ति का ब्यौरा नवंबर माह में देते हैं कि हमारे पास एसेट कितना है, हमारे पास ऑर्नामेंट्स कितना है, हमारे पास जो है चल अचल संपत्ति कितना है, हमारे पास 4 व्हीलर कितना है, 2 व्हीलर कितना है। ये सारा डिटेल्स जो है सो तमाम बड़े पदाधिकारी से लेकर मंत्री तक सारे लोग सबमिट करते हैं। अगर आपको ज़्यादा उत्सुकता है तो आप उनका जो है जो संपत्ति ब्यौरा दिया जाता है उससे डिटेल लेकर के और ईडी और सीबीआई को हैंड ओवर कीजिए।
सीबीआई ईडी का काम है उसका तहकीकात करना, जांच करना, इनकम टैक्स का काम है तहकीकात जांच करना, न कि प्रशांत किशोर सर्वोपरि वही है कि सारे पर आरोप लगे और सारे आरोप को जो है सो हमारे नेता के पास इतना ही अलूल जलूल बहस और अलूल जलूल का जो है सो जवाब देने के लिए इतना फुर्सत है कि बैठ करके उनका बात का जवाब दें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा मामला रफा दफा क्यों नहीं किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी तो आपको बताया कि अशोक चौधरी पर उन्होंने कहा कि 200 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है। इस पर अशोक चौधरी उन्होंने मानहानि का मुकदमा 100 करोड़ का किया। करने के बाद उन्होंने क्या अपना ओपिनियन दिया है कि अगर अशोक चौधरी ये मानहानि वापस ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम 500 करोड़ का फिर उन पर मुकदमा करेंगे। क्या है रीजन? आप तो समझने की बात है। आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या कांस्टेंट हैमरिंग कर रहे हैं कि आप इस तरह से डोमिनेट कर करके और तमाम पॉलिटिकल लीडर को जो है सो डिमोलेस करेंगे, उसको उनको डोमिनेट करेंगे और हमारी छवि जो है सो पूरे जनता में, जनता भली भांति देख रही है। पीला गमछा और पीला चादर ओढ़ देने से छवि पीला जो है वह साफ नहीं हो जाएगा, वह पीला ही रहेगा। उसको सुधारने की जरूरत है। जनता जो है माननीय नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर, और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं 2025 और 30 फिर एनडीए की सरकार बनेगी और फुल फ्लेजेड बहुमत की सरकार बनेगी और हर क्षेत्र में उनके पास काम क्या है? कोई काम ही नहीं है। जितना मैंने काम कर दिया वह काम बचा ही नहीं है कि वह काम कर पाएंगे। उनके पास है क्या? आगे बढ़ेंगे। अब्दुल माजिद जी, इस सवाल के लिए वापस लौटना चाहूँगी कि ये बार्गेनिंग क्या चल रही है खोलने की कि 100 करोड़ का तो खुलासा कर दिया, लेकिन अगर मानहानि का केस वापस नहीं लिया गया तो 500, तो ये बार्गेनिंग क्यों? एक बार में क्यों नहीं खुलासा कर? आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो रिपोर्ट आ रही है घपलेबाजी की, ये कोई हम अपने से निकाल नहीं रहे। यहाँ के जो बिहार के अच्छे लोग हैं वो लोग डाटा रखे हुए हैं सबों का, वो डाटा लाकर प्रशांत किशोर जी को दे रहे हैं। इससे पहले क्या होता था? डाटा किसी के पास मिला, वो चला गया नेता के पास, आपके पास ये सौदा हो गया, कहानी खत्म। लेकिन प्रशांत किशोर के पास जो लोग आके डाटा दे रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये डाटा कहाँ से? डाटा चोरी का भी आरोप लग रहा है प्रशांत किशोर के ऊपर, ये डाटा चोर कह रहे हैं उनको। यहाँ बिहार की जनता दे रही है, जो लोग भुक्तभोगी है वो दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको मालूटी कॉलेज का बोला, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके शौहर की कैसे हत्या हुई, कैसे कॉलेज पे इन लोगों ने कब्जा किया, वो लोग आके बता रहे हैं। और ये लोग घबराए हुए हैं। घबराहट में ये लोग जो बोलना बोलिए। मैडम, आप लोग जैसे पत्रकार अगर बड़े नेता भाजपा के या राजद के, कांग्रेस के पास या जदयू के पास जा रहे हैं तो जैसे ही आप लोग प्रशांत किशोर का नाम लीजिएगा ये लोग ऐसे मैदान छोड़ के भाग रहे हैं जैसे कोई आंधी चल रही है। अरे भाई, सच्चाई का सामना करो। हमारे पास जो सबूत है वो हमने पेश किया है। गलत होगा तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। एक मिनट। हाँ, प्रशांत किशोर जी को सबसे हमारे माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ज़्यादा उनको चाहिए कोई दूसरा नहीं था, समझे कि नहीं? और प्रशांत किशोर को जितना उन्होंने ख्याल किया, आप भली भांति समझ सकते हैं कि वह प्रशांत किशोर जब माननीय नीतीश कुमार का नहीं हुए, आज वो अपना दल बना करके उनसे क्षोभ जो है अपना प्रतिशोध निकाल रहे हैं, समझे कि नहीं? एनडीए सरकार में उनका एक प्रतिशोध टाइप का बना हुआ है। अगर मान लिया कि उनके पास डाटा या बायोडाटा जो भी अगर किसी के प्रति अगर निकल रहा है या मिल रहा है या जो भी सज्जन उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप जाकर के सीबीआई को दीजिए, कोर्ट में जाइए। आपको मना कौन कर रखा है? लेकिन डायरेक्ट दोषारोपित करना और प्रूफ करना, दोनों में जब तक हम पर अगर केस ट्रू नहीं होता है तब तक किसी एंगल से मैं दोषारोपित नहीं। शिवनंदन शाह जी, आपके पास आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? अगर वो राजद के ऊपर भी उनका हमेशा प्रहार होता रहता है, इस पर क्या? किसी के ऊपर प्रहार हो, कोई आरोप लगता है तो आरोपी को चाहिए कि उसका सफाई देना। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि प्रशांत किशोर भी यदि गलत कह रहे हैं तो जिन पर आरोप लग रहा है वो प्रशांत किशोर के खिलाफ भी क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं या प्राथमिकी कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जिनको कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, गलत हैं, तो सरकारी तंत्र में रहते हुए उन लोग तो प्राथमिकी नहीं कर रहे हैं अपने बचाव में लोगों को। लेकिन हम तो इस मामले में माननीय न्यायालय से हम दरख्वास्त करेंगे
कि स्वतः संज्ञान लेकर करके इन विषयों पर जो चर्चा उठ रही है भ्रष्टाचार की, जिनका सर्टिफिकेट में जाली होना, उम्र में दिक्कत होना, और जो भी आय से अधिक संपत्ति का मामला, अपराध में, मर्डर में सम्मिलित होना, भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रष्टाचार की मामलाएं हैं, तो उनको देखते हुए तुरंत एफआईआर होना चाहिए और जांच भी होनी चाहिए था सरकारी तंत्रों से। अभी तक नहीं हो रहा, ये बड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि प्रजातंत्र अब इंडिया में, बिहार में दम घुट रही है। प्रजातंत्र का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। देखिए एसआईआर में इतना दोषी पाया गया, एसआईआर में अभी तक एफआईआर वगैरह नहीं हो रहा है। इसके ऊपर और बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ कुमार जी आपसे कि क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई केस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या डर गए हैं प्रशांत किशोर से? देखिए, मैं तो पहले ही कह दिया हूँ कि ये सब चीज़ उपक्रम चुनाव तक चल रहा है। अब जैसे ही चुनाव समाप्त होगा ये सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। मैं तो अभी बोल रहा हूँ, मैं बोला कि नोट करके लिख लीजिए कि चुनाव तो अब 1.5-2 महीने में ख़त्म है। उसके बाद प्रशांत किशोर जी इसी ऊर्जा के साथ बिहार के सभी भ्रष्ट नेताओं का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अपने दल का भी नहीं, उनको लगता है कि सभी भ्रष्ट हैं, ऐसी ही मुहिम छेड़ के रखेंगे, तभी ना समझेंगे कि उनकी बातों में दम है। अभी तो बिहार की जनता और हम लोग यही समझ रहे हैं कि बिहार के दूसरे केजरीवाल हैं जो मुंह से बोल रहे हैं। मुंह से बोलना कि मैं ये कर दूंगा, मुंह से बोलना ये कर दूंगा, तो मुंह से तो हम लोग भी बोल दें कि हम लोग बिहार को कैलिफोर्निया बना सकते हैं। मुंह से बोलना कोई बात नहीं है, मुंह तो 1 सेकंड में कोई चीज़ बोल देंगे। मैं पहले कह दिया हूँ कि आरोप लगाना, अब सीधा मानहानि का मुकदमा करना, मानहानि का तो उन पर जा ही रहा है। अब एफआईआर किस बात का? एफआईआर तो वो ना जाए कोर्ट की शरण में और सारे प्रूफ के साथ जाके एफआईआर करें, और इतना अगर सीरियस हैं तो चुनाव के बाद वो करें। सभी भ्रष्ट नेताओं को तो जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी, वो सब स्पष्ट हो जाएगा। मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसा हमारे राजनीतिक विश्लेषण अरुण बाबू ने कहा कि लालू जी के वोट अभी भी इंटैक्ट हैं, तो मैं इनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा खंडन पूरी तरह नहीं करता हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि लालू जी के वोट पूरी तरह अगर इंटैक्ट होते तो लालू जी सत्ता में होते। लालू जी के वोट में क्षरण हुआ है और वो क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है, क्योंकि लालू जी भी ऐसे ही बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझते थे, बेवकूफ़ बनाने का काम करते थे, इसलिए सत्ता में बने हुए थे। अब सत्ता उन्होंने लालू एक समय 95 में पूर्ण बहुमत के साथ थे, उनके साथ ही सभी अलग होते चले गए, तो उनके वोटों में भी क्षरण हुआ है, वो धीरे धीरे रहेगा। और भ्रष्ट आचरण की जहाँ तक बात है, तो लालू जी या उनके कुनबे के बारे में या अशिक्षा के बारे में क्या कहना है? प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे एक पूरा एनालिटिकल आंसर जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, जितनी भी अभी सत्ताधारी पार्टियां हैं या फिर महागठबंधन है, वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से डर गई? नहीं, हमको ऐसा लगता है कि कोई डरा हुआ तो नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल किसी पर आरोप लगाते हैं तो पूरी पार्टी उसको अपने ऊपर लेती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए खुद प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बारे में अभी हाल में उनका एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पर्सनल इंटेग्रिटी पर, यानी उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई भी आदमी आक्षेप नहीं लगा सकता है। तो उस तरह के खुद वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीमो हैं जदयू के, अब ठीक है कि उनके एक दल के अशोक चौधरी जी हैं, उन पर आरोप लगा है, और उन्होंने जो आरोप लगाया है तो जदयू के नीरज कुमार जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि साहब उनको जवाब देना चाहिए अशोक चौधरी को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं अशोक चौधरी, लेकिन प्रवक्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब आप जवाब दीजिए, अगर प्रशांत किशोर ने कोई सवाल उठाया है तो निश्चित रूप से जवाब देना चाहिए। अब जवाब का अलग अलग माध्यम है, जैसे उन्होंने जवाब दिया है कि उन्होंने 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा उन पर किया है, मैंने ये नोटिस भेजा है प्रशांत किशोर पर, तो वो उनका तरीका हो सकता है कि हम उस तरीके से सहमत हों, नहीं हों। तो मैं एक मूल सवाल उठाना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी को अभी समय है कि अभी वो कम से कम इस मुद्दे को ज़रूर उठाएं कि एक सामान्य आदमी भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र में चुनाव लड़ सके।
ऐसा नहीं हो कि प्रशांत किशोर जैसे लोग ही आएंगे बिहार में और 200, 400, 500 करोड़ रुपया खर्च करने की उनकी क्षमता होगी तभी वो बिहार बदलेगा। ये अगर लोकतंत्र में होगा तो फिर बराबर जो है सो प्रशांत किशोर जैसे लोगों को का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर और जो लोग हैं जदयू में हों ऐसे लोग, या भारतीय जनता पार्टी में लोग हों, या राष्ट्रीय जनता दल में लोग हों, हम उन्हीं लोगों को का इंतज़ार करेंगे कि भाई जिसके पास 400, 500, 1000 करोड़ रुपया होगा वही बिहार को बदल सकता है। हम लोग जैसे लोग, मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग किसी काम के इस लोकतंत्र में नहीं हैं। ठीक है, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए अब्दुल माजिद जी आपके तरफ बढ़ते हैं और 2 सवाल पूछूंगी और उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे और मैं प्रयास कीजिएगा कि शॉर्ट में आंसर दें। एक तो ये कि क्या प्रशांत किशोर केजरीवाल हैं, और दूसरा ये कि चुनाव के भ्रष्टाचार को कब एक्सपोज करेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर जी को केजरीवाल से मिलाना वैसा ही है जैसे ज़मीन को आप आसमान से मिला रहे हैं। जो WHO में 7 साल अपना सेवा दिया हो, अमेरिका के चुनाव में भागीदारी ले रहा हो, यहाँ 10-10 मुख्यमंत्री को बनाने में अपना कंधा लगाया हो, प्रधानमंत्री बनाने में अपना कंधा लगाया हो, उसको आप मिला रहे केजरीवाल से। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम तो एक ही बात बोलेंगे कि जितने भी यहाँ भ्रष्ट नेता और अफसर हैं, अभी पूजा का दौर शुरू हो गया, अभी हम लोग दुर्गा पूजा से निकले हैं, दीपावली आना है, महापर्व महाछठ आना है। जितना इन लोगों को पूजा पाठ मिन्नत जितना मांगना है मांग ले, और ये भी दुआ जरूर मांगे कि ऊपर वाला जन सुराज को मत जिताना। अगर गलती से जन सुराज जीत गया तो इनका जितना दबाया हुआ माल है सबको निकाल के हम लोग जनता के हवाले करेंगे, छोड़ेंगे नहीं और एक एक को जेल भेजेंगे। और ये जो मेरा दूसरा सवाल था कि चुनाव में जो इतना हो गया कि जिनके पास पैसा वही चुनाव लड़ पाएंगे, ये पद्धति चेंज कर पाएंगे क्या प्रशांत? देखिए, प्रशांत किशोर जी की बहुत सारी स्टेटमेंट को आपने सुना होगा, उनका खुला है। एक तो टिकट बांटने का जो उनका अंदाज है, 243 सीटों में 200 सीट ऐसा होगा जो आज तक बेचारा कोई चुनाव लड़ा ही नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होगा, उसको चुनाव लड़ा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। यहाँ पैसे का कोई मसला नहीं है। पैसा का मसला जब आया कि हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि पैसा कहाँ से रहा है, पैसा तो हमने अपने पैसे का हिसाब दे दिया। अब इनको तकलीफ ये है कि क्या वो करोड़पति लोग और अरबपति लोग ही आके ये इस चुनाव को लड़ाएंगे? बोले नहीं, इस बार जो सोच है बिहार की, जो जाति की सोच थी, जो पार्टी की सोच थी, वो इस बार बदलने वाला है। बिहार बदलाव, शिक्षा कैसे दुरुस्त हो, पलायन कैसे रुके, उस मुद्दे पे इस बार बिहार की जनता खड़ी है। रही राजद की बात, तो आप बोल रहे वोट के, भाईजान ने कहा, हमारे सीनियर साथी हैं कि 35% 37% वोट है, उसमें 18% जो मुस्लिम वोट था वो राजद से में जो किरासन का तेल बन के जल रहा था वो निकल गया है। अब डिबडिबा बुझा रहा है उनका। अब वो सब चलने वाला नहीं है। और आने वाले दिनों में देखिएगा, लोग इस आशा में बैठे हुए हैं कि कल चुनाव हो जाए। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं, मजबूर हैं। कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई भाजपा से जुड़ा हुआ है, कोई जदयू से जुड़ा हुआ है, कोई राजद से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबों को दिलों में अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है। और इस बार अपने बच्चों के भविष्य को देखकर उन लोग जनसुराज को पोल करेंगे और निश्चित रूप से इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी। रामलला ठाकुर जी हाथ उठा रहे हैं, कंक्लूड कीजिएगा बिल्कुल 2-4 शब्दों में, क्योंकि समय। देखिए, जनस्वराज सबसे पहले तो वो अपना पोजीशन को क्लियर करें, अपना अस्तित्व को पहले क्लियर करें। ये 100% कमर्शियल मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर हम किसी को हैमरिंग करेंगे तो हमारा मार्केट वैल्यू बनेगा, और आए दिन जो हमारा कैंडिडेट हो उससे हमको टिकट देने में, हमको बार्गेनिंग करने में बनेगा। वही उनका मोटिव है और दूसरा कोई मोटिव नहीं है। कोई पैसा खा गया, कौन पैसा लिया, कौन लिया, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो ये इस तरह का गलत प्रोपगंडा कर करके अपना चेहरा चमकाने पर लगे हुए हैं और दूसरा कोई बात नहीं है। तो ये तमाम बातें थीं। ये जो बहस है अभी चुनाव तक लगातार बनती रहेगी, चलती रहेगी और इसका कोई अंत नहीं होगा। इस पूरे बातचीत में एक जो मुद्दा सामने आया है कि भ्रष्टाचार है, इस बात से किसी ने नकारा नहीं है इस बात को। लेकिन एक बात आया है कि चुनाव लड़ना अपने आप में एक भ्रष्टाचार को जन्म देने का जो है वो माध्यम बन गया है। तो जो भी पार्टी आए, जो भी
राजनीतिक दल आए या फिर जो भी रिवॉल्यूशनरी व्यक्ति आए वो इस विषय पर भी विचार करें कि चुनाव की जो पद्धति है कि जिनके पास पैसा है वही चुनाव लड़ सकते हैं, कि इसमें लिप्त हो रहे भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है। इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे जो भी मेहमान आज स्टूडियो में उपस्थित हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को अब यहीं पर देते हैं विराम। इसी तरह से और भी नए मुद्दों को हम आपके बिहार चुनाव से पहले जितने भी मुद्दे आएंगे उनसे जुड़ी बातों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।